चलिए, क्या लाइव हो गया? क्या हालचाल भैया आप सबके? नमस्कार। नमस्कार, क्या हालचाल? और बताएं, सब कैसे हैं? ठीक ठाक। स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। मैं दीपेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। क्या हाल चाल है आप सबके? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और आइए, कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है, उसको बेटा हम लोग शुरू करते हैं, है ना। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। सर ध्यान रखिएगा, यह अनअकैडमी की फ्री क्लास है, इसको कोई भी कर सकता है। यदि आप अनअकैडमी प्लस से जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छे एजुकेटर के साथ अपने यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी की तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। प्लस क्लासेस जो होती हैं विदाउट सब्सक्रिप्शन आप उसको नहीं देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और प्लस क्लास की टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है टीचर्स की, तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्लस का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स आप बाई करना चाह रहे हैं, तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट स्पेस, सारे कैपिटल लेटर में DSYT लाइव। इस कोड को इस्तेमाल करने के बाद आपको 10% का पहली बात तो छूट मिलेगा और डायरेक्ट आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप बेटा डाउनलोड कर लिया होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के सर अपने अलग अलग फायदे हैं, अनेक फायदे हैं। यदि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप बेटा डाउनलोड करते हैं तो आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों देख सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालिए, गोल सिलेक्ट करिए और क्लासेस देखिए, ठीक है। तो जरूर डाउनलोड करें। अब प्लस से जुड़ने के क्या फायदे हैं ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। प्लस से जुड़ने के अनेक फायदे हैं सर। कहीं भी कभी भी लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं एट योर कन्वीनियंस। आपको जब कन्वीनियंट हो तब आप देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने की, गेट एक्सेस टू बेस्ट करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड पेडोलॉजी सिंक्रोनाइज बैटर में मिलेगा, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, स्टडी मटेरियल PDF मिलते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस चलती हैं, वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशन, मास्टर क्लास, ये सब भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो प्लस पे आने पे ये सारी चीज़ों के फायदे भी आप ले सकते हैं। टेस्टिमोनियल आया है सर, ध्यान रखिएगा कि उम्मीद करते हैं अगला आप लोग का होगा समरेंद्र मिश्रा जी, UPSI, वीरेंद्र कुमार जी, है ना, इनका भी समीक्षा अधिकारी में चयन हुआ है, तो ये भी आप लोग जरूर देखें। इसके अलावा मनोज कुमार झा जी CTO हुए हैं, है ना, मनोज कुमार झा जो CTO साहब हुए हैं, इन्होंने भी तैयारी जो की थी वो अनअकैडमी से की थी। तो अगला टेस्टिमोनियल मैं चाहूँगा कि आपको, इनके अलावा UPPSC 2018 में इनका भी हुआ है ना, अनिल राजवंशी का, तो जरूर आप लोग ज्वाइन करें। बाकी UPPSC प्रीलिम GS पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है सर, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपकी रैंक इसमें 10 फर्स्ट आती है तो 1 साल के प्लस पे आपको 100% का स्कॉलरशिप अनअकैडमी देगा। यदि आपकी रैंक 2 से 3 आती है तो 1 साल के प्लस पे 50% का स्कॉलरशिप अनअकैडमी देगा। यदि आपकी रैंक 4 से 25 आती है तो 1 साल के प्लस पे 25% का स्कॉलरशिप अनअकैडमी देगा। इसके अलावा हमारे पास PCS की मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर चल रहा है समय समय पर, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्स के बारे में थोड़ा बता दूं सर, मेंस के ऑप्शनल बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। पब्लिक एड, फिलोसफी, हिंदी, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। UPPSC PCS की मेंस के बैचेस 2021 के चल रहे हैं, इसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। लक्ष्य UPPSC 2023 भैया, 12 महीने की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा की पूर्ण तैयारी हो रही है। 29 दिसंबर 2021 से बैच शुरू हो रहा है। और फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन इकोनॉमी, हिंदी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सोशल इशू, साइंस एंड टेक इसमें मैं ले रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड एथिक्स, और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। मेरी हो सकता है कि क्लासेस में अप्रैल से हो, में भी इतनी तैयारियां हम लोग कराते हैं। इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड DSYT लाइव को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सर। आइए सब्सक्रिप्शन अमाउंट बता देता हूँ। 2 साल का सब्सक्रिप्शन सर जो है वो 13,600 का, लेकिन DSYT लाइव कोड लगाएंगे मेरा 12,240 का हो जाएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 9,350 का है, कोड लगाने के बाद 8,415 का हो जाएगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 7,650, कोड लगाने के बाद 6,885 का हो जाएगा। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यदि आप UPPSC और BPSC का साथ में लेना चाह रहे हैं तो 12 मंथ का 10,620 का है,
6 मंथ का 7,960 का, लेकिन कोड लगाएंगे 10% डिस्काउंट पाएंगे। बात समझ में आ गई? आइए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं अपने। रेडी हो गए सारे लोग? है भैया? सब लोग रेडी हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, रेडी हो सारे लोग या नहीं? चलिए बताइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एलिसा टेस्ट के लिए कौन सा विटामिन इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। जल्दी से जवाब दें फटाफट आप लोग। एलिसा टेस्ट के लिए कौन सा विटामिन इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से बताओ। Which vitamin is used for ELISA test? या एलाइजा टेस्ट भी कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपने प्रोडक्ट का नाम भी सुना होगा, जब कभी कभी टेस्ट लिखा जाता है तो उसमें अरे यहाँ पे B12 नहीं लिखा है क्या? अच्छा ऑप्शन यहाँ पे B12 लिख लीजिएगा, B12, B7, A और C। अब बताइएगा, विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन A एंड विटामिन C, इसमें क्या सही है? ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 एलाइजा का टेस्ट होता है, किट आती है बेटा, ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। तो ब्लड सैंपल में जो हम विटामिन यूज़ करते हैं, उसमें जो विटामिन यूज़ करते हैं वो B12 होती है, ठीक है। विटामिन B12 एलाइजा किट भी मार्केट में अवेलेबल है। विटामिन B12 एलाइजा किट भी मार्केट में अवेलेबल है, डायरेक्ट इसी से चेकअप कर लिया जाता है, ठीक है। और एलाइजा टेस्ट का मतलब ये मत समझिएगा आपने सिर्फ और सिर्फ ये एड्स के लिए परफॉर्म किया था, ऐसा नहीं है। कोई भी एंटीबॉडी का यदि आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, आपको यदि किसी एंटीजन का पता लगाना है, तो आप उसकी एंटीबॉडीज को छोड़ दीजिए ना। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपने एंटीजन को छोड़ा, तो कोई भी एंटीजन जब आपके अंदर आता है तो उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बनाती है कि नहीं बनाती? बिल्कुल बनाती है सर। तो आप अगर एड्स की जांच करना चाहते हैं या कोई भी एंटीबॉडीज की जांच करना चाहते हैं, कोरोना की जांच करना चाहते हैं, तो आप कोरोना का एक वीक फॉर्म एंटीजन लीजिए। जैसे आप वीक फॉर्म एंटीजन लेंगे, आप तुरंत जैसे ब्लड में उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे स्लाइड में, तुरंत एंटीबॉडीज अटैक कर देंगे इसके ऊपर, तो आप तुरंत समझ सकते हैं। तो एक तरीके से ये एंटीबॉडीज के टेस्ट के लिए परफॉर्म किया जाता है एलाइजा टेस्ट, ठीक है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी एक जीवित जीवाश्म है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। Which of the following is a living fossil among vertebrate? निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी एक जीवित जीवाश्म है, मतलब जिसमें बैकबोन होती है? लैटिमेरिया, पेट्रोमाइजन, हर्डमैनिया या एंटीडोम? बढ़िया क्वेश्चन, बताए। कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करके बताएं बेटा इसका जवाब फटाफट जल्दी से। चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें एक ऐसी फिश है जिसका नाम है लैटिमेरिया। लैटिमेरिया पश्चिम हिंद महासागर के कुछ जगहों पर रिपोर्ट की गई है, और लैटिमेरिया एक बहुत ही पुरानी फिश है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही पुरानी है। इसमें कुछ विशेष ही जीनस ऐसे हैं जो सीलियंथ वगैरह के कुछ बचे हुए हैं, क्लास सीलियंथ के, बाकी सबके सब खत्म हो चुके हैं इसकी फिशेस। और ये बहुत पुरानी फिशेज है, बहुत ही रेयर फिश है, बहुत कलरफुल भी होती हैं, ब्लू रेड इन सब चीज़ों कलर में भी आती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से जीवित जीवाश्म है कशेरुकी वर्ग की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चला जाए। तो लैटिमेरिया इज अ फिश एक्चुअली। तो ऑस्टिक थाइस फिश होगी या कॉन्ड्रिक थाइस होगी, ये बता दो। लैटिमेरिया फिश कैसी होगी? ऑस्टिक थाइस होगी
या कॉन्ट्रिक्टाइज होगी? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। लैटिमेरिया ऑस्टिक थाइज फिश है या कॉन्ट्रिक्टाइज? हम्म, बताओ। चलिए, ध्यान रखिएगा, ये बोनी फिशेस होती हैं बेटा, और बोनी फिशेस को हमेशा क्या बोला जाता है? ऑस्टिक थाइज। ठीक है। कॉन्ड एक मिनट, ऑस्टिक थाइज या कॉन्ड्रिथाइज, यही पूछा था ना? हाँ, तो कॉन्ड्रिथाइज फिशेस जो होती है बेटा, ये कार्टिलेज से बनी होती है, और ये खतरनाक बीमारी आती है, पता है आपको? डेंजर वाली आती है, खतरनाक। ऑस्टिक थाइज फिशेज जो होती हैं ये बोनी फिशेज होती हैं, जिनका स्केलेटन जो है वो बोनी स्केलेटन होता है। तो लेटिमेरिया एक प्रकार की कैसी फिश है बेटा? ऑस्टिक थाइज फिश है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। बताइए, किस अवधि को उभयचर काल के नाम से जाना जाता है या माना जाता है? विच पीरियड इज रिगार्डेड एज द एज ऑफ एम्फीबियन? जुरासिक पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, पेलियोजोइक पीरियड या मीजोजोइक पीरियड? किस अवधि को उभयचर काल के नाम से जाना जाता है? जुरासिक पीरियड, कार्बोनिफेरस, पेलियोजोइक या मीसोजोइक? जल्दी से बताएं फटाफट। हम्म, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा बेटा, वो कुछ लोग का सही भी आ रहा था, इसमें कार्बोनिफेरस पीरियड को जो बोला जाता है, इट इज रिगार्डेड एज द एज ऑफ एम्फीबियन, इसको उभयचर काल के नाम से जाना जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़े बड़े एक्सटेंसिव फॉरेस्ट थे वेस्कुलर प्लांट्स के। इस पीरियड में बहुत ही विशाल वेस्कुलर प्लांट के फॉरेस्ट मौजूद थे, वेस्कुलर प्लांट के फॉरेस्ट मौजूद थे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो एक तरीके से फर्स्ट सीड प्लांट था, फर्स्ट सीड प्लांट वो इसी एज में रिपोर्ट हुआ था। जो पहला बीज वाला पौधा था वो इसी एज में रिपोर्ट हुआ था, कार्बोनिफेरस पीरियड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे रेप्टाइल्स और बहुत सारे एम्फीबियन इस काल में एक तरीके से रिपोर्ट हुए थे, इसी वजह से इसको उभयचर काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये पे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा इरा जो है वो एज ऑफ मैमल्स के नाम से जाना जाता है, कौन सा इरा एज ऑफ मैमल्स के नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अगर कमेंट आपका नहीं पढ़ पा रहा हूं तो आप इस इरा का नाम जरूर बताएं कि किस इरा को एज ऑफ मैमल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कार्बोनिफेरस पीरियड को क्या बोलते हैं? एज ऑफ एम्फीबियन। इसी तरीके से एज ऑफ मैमल्स किस इरा को बोलते हैं? देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसको मिलेगा एक कंपट टाफी, टॉफी नहीं टाफी मिलेगी उसको, टाफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर? इनमें से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में कार्य नहीं करता है? एसिटिलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या कॉर्टिसोल? इनमें से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर कार्य नहीं करता है, ये बताना है आपको, जल्दी से बताएं। क्या मेरी आवाज आप सब तक जा रही है सर? है? क्यों भाई, आवाज जा रही है ना? तो बताइए फिर, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कौन कार्य नहीं करता है? चलिए कोई बात नहीं। एपिनेफ्रिन में लोग कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। एपिनेफ्रिन का मतलब एक तरीके से एड्रेनलिन ही होता है बेटा, एड्रेनलिन ही होता है, और नॉर एपिनेफ्रिन मतलब नॉर एड्रेनलिन। ठीक है,
अब बता दो, कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, कॉर्टिसोल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, तनाव वाला हार्मोन। अगर ये आपके ब्लड में ज़्यादा आ जाए तो आपको तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, तनाव वाला हार्मोन है। एपिनेफ्रिन लड़ो या उड़ो हार्मोन इसको बोलते हैं, है ना। और जैसे ये निकलता है एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन निकले आप नॉर्मल हो जाते हैं। और एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, ब्रेन में निकलता है ना। बताओ। और दिमाग लगाओ। चलिए, नहीं बता पाएंगे आप लोग। इसमें से कॉर्टिसोल जो होता है बेटा, ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एपिनेफ्रिन जो होता है यह भी न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉरएपिनेफ्रिन यह भी न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटिलकोलिन यह भी न्यूरोट्रांसमीटर है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें से कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन बोला था इसको, यह न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ठीक है। चलिए, क्लियर बात, नो बकवास। आगे चले, कॉर्टिसोल के लिए ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है यह एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? हाँ, अभी ये वाला चल रहा था ना। हाँ, कॉर्टिसोल निकलता कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एड्रिनल ग्लैंड या अधिवर के ग्रंथि से निकलता है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, लेकिन यह स्ट्रेस हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर कार्य नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन ब्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट? मस्तिष्क में जो तरल पदार्थ एक गुहा में भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ फटाफट। हम्म दिमाग लगाओ, नहीं पता? अच्छा, ये देखो मैटर, ये तो खुद ही मैटर है। कह रहा मस्तिष्क में जो तरल पदार्थ से भरा एक गुहा होता है उसको क्या बोलते हैं? मैटर तो एक खुद ही लिक्विड पदार्थ है ना। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर आप लोगों ने सुना होगा, तो मैटर तो खुद ही एक लिक्विड है। यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये गलत हो गया, कैविटी हो ही नहीं सकता। मेनिंजेस तो एक आउटर लेयर होती है ब्रेन की। यह क्या होती है बेटा? एक आउटर लेयर होती है ब्रेन की जो ब्रेन को बाहरी चीज़ों से, बाहरी इंजरीज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। वेंट्रिकल इज द करेक्ट आंसर। आपके ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं सर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वेंट्रिकल्स जो होते हैं इसमें फ्लूइड भरा होता है जो ब्रेन पैरेन्काइमा के पास स्थित होता है। कम्युनिकेटिंग नेटवर्क एक तरीके से यू कैन से, है ना, कम्युनिकेट करने के लिए इसमें लिक्विड भरा होता है, यह ब्रेन पैरेन्काइमा के पास स्थित होता है, ठीक है सर। हाँ जी सर, आगे चले सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बताइए। द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन द अडल्ट मेल इज, वयस्क पुरुष में सामान्यतः आरबीसी की संख्या कितनी होती है ये बताना है। 4.5 से 6.1 मिलियन, 7.5 से 8.5 मिलियन, 2.3 मिलियन या 1.5 से 2.5 मिलियन? जल्दी से बताएं। एक वयस्क नॉर्मल आरबीसी काउंट एक वयस्क में कितनी होती है? बताएं। बताइए सर, जल्दी बताइए सर। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था तुम लोग को ना, ये प्लस क्लासेस में सारे चले, इतने इजी इजी क्वेश्चन है, इसको तो मुझे लग रहा है कि प्री बोर्ड वालों से पूछ लोगे वो भी बता देंगे। कितनी बताई थी मैं? 45 से 55 लाख, यही तो बताई थी बेटा नॉर्मल आरबीसी काउंट। नॉर्मल आरबीसी काउंट हमने जो बताया था मेल का, वो कितना होता है? 45 से 55 लाख बताया था। अब 45 से 55 लाख को अगर मिलियन में ट्रांसफर करेंगे तो 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख? 10 लाख। तो 45 लाख 55 लाख का मतलब कितना हो गया? 4.5 से लेके 5.5 मिलियन, है ना। अब जरा देखना कौन सा ऑप्शन एकदम क्लोज है। 4.5 से 6.1, 7.5 ये होगा नहीं,
2.3 होगा नहीं, 1.5 होगा नहीं, तो सबसे क्लोज ऑप्शन कौन सा हो गया? 4.5 से 6.1। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और क्वेश्चन यह है कि जब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। एक हीमोग्लोबिन होता है, प्रोटीन होती है जो कि आपके आरबीसी में पाई जाती है, रेड कलर देती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, गैसेस को कैरी करती है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से कैरी करके क्रिया करके जब लंग्स में जाता है इसको छोड़ने, तो इस अवस्था में इस हीमोग्लोबिन का क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन की वह अवस्था जब वह कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? यह जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विच इज द एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड? रक्त में कौन सा पदार्थ रक्त का थक्का नहीं जमने देता है? क्वेश्चन समझिएगा सर क्या कह रहा है। कह रहा है रक्त का कौन सा पदार्थ ऐसा है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता? फाइब्रिनोजन, हेपेरिन, थ्रोम्बिन या ग्लोबिन? जल्दी से जवाब दें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। फिब्रिनोजन, हिपैरिन, थ्रोम्बिन या ग्लोबिन, इनमें से कौन सा जवाब होगा ये बताना है। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, समझ रहे हैं इसका मतलब? बाहर नहीं, अंदर की बात चल रही है। बाहर मत समझ लेना। अगर बाहर नहीं जमने देगा तो सारा ब्लड निकल जाएगा बेटा, मर जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? अगर बाहर नहीं जमने देगा तो सारा ब्लड वहां निकल जाएगा और मर जाइएगा। इसका मतलब है कि यह बात कहाँ की हो रही है? अंदर की, क्योंकि अंदर ब्लड नहीं जमना चाहिए। अंदर अगर रक्त का धक्का या ब्लड बन गया तो मर जाइएगा, तो मौत निश्चित है। तो ऐसी कौन सी चीज आपके ब्लड में पाई जाती है जो अंदर ब्लड के नहीं जमने देती? मैंने बताया था आपको कि लीवर पढ़ाते समय, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते समय बताया था कि सर लीवर एक प्रोटीन बनाता है, इसका नाम है हिपैरिन। लीवर क्या बनाता है? एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम क्या है सर? हिपैरिन। यह हिपैरिन एक एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस है। यह हिपैरिन क्या है? एक एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त को अंदर जमने नहीं देता। क्यों नहीं जमने देता? अच्छा, मतलब ये अगर ना हो तो अंदर ब्लड जम जाएगा, कहने का मतलब तो ये ना कि अगर हिपैरिन ना हो तो आपके अंदर का जो ब्लड है बेटा वो जम जाएगा। कैसे जम जाएगा? क्योंकि अंदर प्लेटलेट्स होता है। बाहर ब्लड कैसे जमता है? प्लेटलेट्स में दो प्रोटीन होती है, एक फिब्रिनोजन, एक प्रोथ्रोम्बिन। ये अंदर एक्टिव नहीं होती है। क्यों नहीं होती एक्टिव अंदर? क्योंकि अंदर कौन है? हिपैरिन है। तो जब तक हिपैरिन अंदर है तब तक यह एक्टिव नहीं होंगी। और जैसे ही हिपैरिन एक तरीके से चलेगा, हिपैरिन निकला, और हिपैरिन जब निकलेगा तो क्या होगा बेटा? जब हिपैरिन निकलेगा तो एक तरीके से ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अब उसी के मतलब प्लेटलेट्स की यह प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन जैसे निकलेंगी बाहर, जैसे ही यह इनको मिलेगा बाहर ऑक्सीजन, और जैसे ऑक्सीजन मिलेगा ये तुरंत जाल बना लेंगे और इसी जाल में ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप हो जाएंगे तो फंस जाएगा ब्लड, मर जाएगा, ब्लड जम जाएगा। ब्लड जम जाएगा तो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो बाहर ब्लड को निकलने से रोकता है प्लेटलेट्स। तो अंदर भी प्लेटलेट ब्लड को जमा सकता है ना, क्योंकि अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है ब्लड में। क्योंकि इसकी दोनों प्रोटीन जो प्लेटलेट्स की प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन है, या ऑक्सीजन को पाकर ही तो एक्टिव होती है बाहर। तो अंदर क्यों नहीं एक्टिव होती? क्योंकि अंदर हिपैरिन है। उम्मीद करते समझ में आ गया है ना। चलिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट। ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज सैंजुइवोरस। देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, सैंजुई पूरा काट के मैं लिख दे रहा हूँ। सैंजुइवोरस का मतलब होता है, कोई बता सकता है? सैंजुइवोरस का मतलब होता है ब्लड सकिंग एनिमल्स। ब्लड सकिंग एनिमल्स, क्लियर?
ब्लड सकिंग एनिमल्स का मतलब है ऐसे जंतु जो ब्लड पीते हैं बेटा, उसको हम लोग सैंजिविवरस एनिमल्स कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा एनिमल है जो सैंजिविवरस है? फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो या स्नेल? जल्दी से बता, पूरा आंसर तो बता दिया अब हमने, अब क्या पूरा बता देंगे? जल्दी से बताइए फटाफट, फटाफट बताएं क्या जवाब होगा इसका। सैंजिविवरस का मतलब ही मैंने आपको पहले बता दिया कि जब इसका मतलब ब्लड सकिंग है, तो ब्लड सकिंग ना तो फ्रूट फ्लाई होती है, ना तो हाउस फ्लाई होती है, ना तो स्नेल होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मॉस्किटो। अगर हम आपसे पूछें कि जोक जो होता है हीरोडिनेरिया, जोक को क्या बोलते हैं? हीरोडिनेरिया भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। हीरोडिनेरिया जो होता है ये क्या होता है? कौन सा एनिमल होता है? जल्दी से बताओ। हीरोडिनेरिया जो होगा ये कौन सा एनिमल होगा? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। हम्म हीरोडिनेरिया या एक तरीके से जोग जो होगा बेटा, जोग भी तो सैंजिविवरस एनिमल्स ही होगा ना। सैंजिविवरस मतलब वो भी तो ब्लड सकिंग होता है ना। तो सैंजिविवरस एनिमल्स वो भी होगा। हाँ, ये नेक्स्ट पे, भोजन पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित होता है? फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट? कह रहा है कि पौधों में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। ये क्वेश्चन तो मतलब यार इतना इजी है कि तुरंत ही जवाब दे दो इसका। स्टार्च में, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में या सेलुलोज में? भोजन पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित होता है? सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है बेटा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सेलुलोज? ग्लूकोज। तब तक आंसर बताओ, मैं बता रहा हूँ, ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सेलुलोज को कॉम्प्लेक्स शुगर या प्लांट शुगर भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स शुगर या इसको प्लांट शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बता दो जल्दी से, स्टार्च के फॉर्म में बेटा गेहूं खाते हो, तो गेहूं में क्या होता है? स्टार्च ही तो होता है। राइस खाते हो, राइस जब धुलते हैं आप तो उसका स्टार्च बाहर निकलता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है ना पानी उसका। चावल धुलते हैं जब आप तो व्हाइट व्हाइट पानी हो जाता है, लिपलिपा सा थोड़ा सा, दैट इज प्योर स्टार्च। उस स्टार्च का यूज आप बैक्टीरिया वगैरह को बुलाने में कर सकते हैं। कल्चर प्लेट बना लीजिए, बैक्टीरिया आ जाएगा उसमें, फटाफट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका सही जवाब बेटा क्या हो जाएगा? स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। जैसे आप गेहूं खा रहे हैं, तो जब गेहूं खाते हैं तो गेहूं का स्टोरेज फूड ही तो है स्टार्च जो ले रहे हैं। चावल खा रहे हैं तो चावल का स्टोरेज फूड ही तो है स्टार्च। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन अगर ये होता कि एनिमल में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? प्लांट का तो पता चल गया स्टार्च के फॉर्म में होता है, एनिमल्स का बताइए जरा किस फॉर्म में होगा? बिना समय लगाए जल्दी से बताओ, फटाफट। जल्दी से बताइए सर। कोई बात नहीं, चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं आप लोग। हाँ भैया, नमस्ते सबको जो देख रहे हैं, सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। एनिमल्स में जो फॉर्म स्टोर फूड स्टोर होता है वो एक तरह से ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है बेटा। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन जो है ये आपके लीवर में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बताइए। गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण जैव आवर्धन कैसे है? आपको पता है कि बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भी, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन, एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन? हु कैन टेल मी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। चलिए, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन की, तो कुछ बातें आपको बता दूं कि जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें पॉइजन्स या विष
एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचते तो हैं, लेकिन उनके क्वांटिटी में वृद्धि भी हो जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डीडीटी, डाइक्लोरोडाइफेनॉक्सी ट्राइक्लोरोइथेन, जैसे कि डिक्लोफेनॉक, ये सब ऐसी इंसेक्टिसाइड या मेडिसिन थी जो एक ट्रॉफिक लेवल से, जैसे वाटर बॉडीज में अगर पहुंच गई तो वाटर बॉडीज से जू प्लैंक्टन्स में जाती थी, उनका कंसंट्रेशन बढ़ा। जू प्लैंक्टन्स को मछली ने खाया, मछली बड़ी होती है, उसका कंसंट्रेशन और बढ़ा। छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया और कंसंट्रेशन बढ़ा। बड़ी मछली को यदि आपने खा लिया तो और कंसंट्रेशन बढ़ा। आपकी डेड बॉडी को फिर कौन खाता है? कुत्ते खाते हैं, वल्चर खा रहा है ना। इस तरीके से कोई भी एनिमल्स की डेड बॉडी कौन खा रहा है, मैं एक बात बता रहा हूँ इसे, ठीक है। तो ये जो डेड बॉडीज को खाने का कॉन्सेप्ट था, डेड बॉडीज को वल्चर वगैरह खाते थे। वल्चर एक प्रकार के स्कैवेंजर्स है ना। वल्चर्स क्या है? स्कैवेंजर है। तो सबसे ज्यादा जो पॉइजन पहुंच रहा है एक तरीके से इनमें पहुंच रहा है कि नहीं? डीडीटी वगैरह में पहुंच रहा है कि नहीं? डीडीटी वगैरह वल्चर्स वगैरह में पहुंच रहा है, जो टॉप कंज्यूमर इसमें पहुंच रहा है। हालांकि वल्चर स्कैवेंजर में आता है। तो जब डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन हुआ तो वल्चर्स के फैट में डीडीटी डिपॉजिट हो गया, क्योंकि वो एनिमल्स के अंदर था। एनिमल्स को इसने खाया, मरे हुए एनिमल्स को। तो जब मरे हुए एनिमल्स को गिद्धों ने खाया तो गिद्ध के जो फैट में, वसा में डीडीटी जमा हो गया। अब ऐसे वल्चर्स जब अंडे देते थे, क्योंकि आपको पता है कि पक्षी जो होता है वो एगिटेरियन होता है, सॉरी एगिटेरियन में बता रहा हूँ, अरे यार क्या बोलते हैं इसको, बच्चे देने वाले, अंडे देने वालों को क्या बोला जाता है? वो टर्म ही नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसे मुझे भी अल्जाइमर हो जाता है, मुझे लग रहा है ना। एक लेइंग एनिमल्स भी आप कह सकते हैं इसको, है ना। यार याद नहीं आ रहा टर्म, या यू कैन से एक लेइंग एनिमल्स, अंडे देने वाले जंतु, ठीक है। चलिए, तो एक लेइंग एनिमल्स होते हैं आपके एप्स या पक्षी जो होते हैं, सब अंडे ही देते हैं एनिमल्स को छोड़ के, ह्यूमन को छोड़ के, मतलब मैमल्स को छोड़ के। जो अगर आप मैमल्स को छोड़ दें, अगर आप बाकी पे जाएंगे, जैसे कि शुरुआत होती है वर्टिब्रेट की फिशेस से, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड देन मैमल्स। तो इन चार में अंडे देने की प्रथा है। पांचवा जो होता है मैमल्स होता है। तो मैमल्स जो है वो एग लेइंग भी होते थे, अर्ध विकसित बच्चे भी देते थे और पूर्ण विकसित बच्चों को भी जन्म देते थे। तो वल्चर्स का जो एग लेइंग एनिमल्स है, वल्चर्स के जो शेल था अंडे का, ये शेल इतना ज्यादा फ्रेजाइल हो गया, जो कवच था अंडे का इसका इतना ज्यादा फ्रेजाइल हो गया, फ्रेजाइल मतलब ब्रेकेबल हो गया, कि शेल टूट जाते थे। गिद्धों के अंडों के कवच टूट जाते थे, और कवच टूटने की वजह से जो उनके छोटे बच्चे होते थे उनकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती थी, मतलब विकास नहीं हो पाया और उससे पहले उनकी डेथ हो गई। तो गिद्धों के विलुप्तीकरण में सबसे बड़ा मेन रीजन ये था कि एक्स हैच्ड अर्ली, ठीक है। ऑप्शन सी करें, इसमें आप 90% लड़कों को देखेंगे ना तो वो ऑप्शन डी लगाएंगे, मैं समझ रहे हैं। चलिए आइए, तो और भी क्वेश्चन है अपने पास, उस पर चलते हैं हम लोग। 1 मिनट का समय दीजिए बस। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, बताइए निम्नलिखित अंग में से कौन सा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए शामिल है और रक्त को शुद्ध करता है? शानदार क्वेश्चन। Which one of the following organ is involved in the conversion of glycogen into glucose and purifies the blood? यकृत, गुर्दा, फेफड़े या प्लीहा? जल्दी से बताओ फटाफट। बताएं सर, जल्दी से बताइए। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होता है ये देख लो जरा। चलिए, तो निम्नलिखित अंग में से कौन सा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में शामिल है? अभी कुछ देर पहले जरा याद करो, मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन जो होता है स्टोर कहाँ होता है? लीवर में, यकृत में स्टोर होता है।
और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने वाला जो एक होता है हार्मोन होता है बेटा, हालांकि वो उसको बोलते हैं ग्लूकेगॉन हार्मोन। क्या बोलते हैं? ग्लूकेगॉन हार्मोन। वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज को एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब हो जाती है तो उसको ग्लाइकोजन में चेंज किया था, वो इंसुलिन करता है और रक्त को शुद्ध भी करता है। तो लीवर में स्टोर था, तो लीवर इज द करेक्ट आंसर, और काम होता है ग्लूकेगॉन का। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या लीवर रक्त को शुद्ध भी करता है? एक्चुअल में यहाँ पे शुद्ध करने का मतलब जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन वाला है। डिटॉक्सिफिकेशन करना, यहाँ पे प्योरीफाइंग वाला नहीं है, प्योर प्योर करना, वो करना, इम्प्योर करना है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक तरीके से जो पूछा जा रहा है वो डिटॉक्सिफिकेशन वाला है बेटा, ठीक है। याद रखिएगा, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि आपके ब्लड में जो टॉक्सिक चीजें उनको हटाना। तो आपके ब्लड में जो टॉक्सिक चीजें उसको हटाने का काम तो लीवर ही करता है ना। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन वाला शुद्धिकरण है। मतलब आपके ब्लड में जो भी पॉइजन्स चीजें हैं उनको हटा के खत्म करना, तो वो काम तो लीवर ही करता है सर। फेफड़ा तो क्या करता है? फेफड़ा एक तरीके से क्या करता है, हटता है, ये भी प्यूरिफिकेशन है, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड बनाता है ब्लड को, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड करता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? यकृत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन सी एंटीबॉडी का उत्पादन करता है? योसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल या लिम्फोसाइट? इनमें से कौन सा कोशिका जो है वो एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है, ये बताना है आपको, जल्दी से बताएं। एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करता है? कुछ आवाज आ रही होगी, वो सब कॉलोनी में लेके निकले, क्या बताया जाए? एकदम कांच का कमरा बनवा दिया जाए, सोच रहे हैं यार, कांच का कमरा जब बन जाएगा तो कोई आवाज नहीं आएगी। बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। अच्छा, एक बात बताना, एंटीबॉडी बनाता है कौन? डब्ल्यूबीसी बनाता है। डब्ल्यूबीसी मैंने आपको बताया था कितने प्रकार की होती है भैया। पहली होती है इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, फिर बताया था लिम्फोसाइट। बताया था लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, और यही वो डब्ल्यूबीसी है जो एंटीबॉडीज को बनाती हैं। एंटीबॉडीज क्या है? एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे शरीर को रोगों से बचाती है, ठीक है। यह एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे शरीर को रोगों से क्या करती है? बचाने का काम करती है। तो लिम्फोसाइट इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, बताइए। सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ वाटर। लार किसके पाचन में मदद करता है, ये बताना है जल्दी से। लार किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन, मंड मतलब माड़, फाइबर या वसा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, लार में हमने बताया था, सलाइवा में जब देखा गया था, सलाइवा में दो चीजें सबसे ज्यादा थी। एक तो था भैया 99% वाटर था आपके लार में, 1% एंजाइम था। इस 1% एंजाइम में दो प्रकार की एंजाइम बताई थी, एक बताया था टाइलिन और एक बताया था माल्टेज। यह दोनों एंजाइम मिलके क्या करती थी? रोटी के कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करती थी। तो कहीं ना कहीं ये किसको डाइजेस्ट कर रही? कार्बोहाइड्रेट को। तो मंड इज द करेक्ट आंसर। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट में क्या अंतर है बेटा? कोई अंतर नहीं है ना, तो कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए रोटी चबाने पर मीठी लगती है, क्यों? क्योंकि रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और लार में कौन सी एंजाइम है? टाइलिन और माल्टेज। तो लार की ये दोनों एंजाइम मिलकर क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट को, रोटी के या चावल के या आलू को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करती हैं। ग्लूकोज खाने में मीठा होता है, इसलिए आपको रोटी चबाने पर मीठी लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव हृदय के बाएं हिस्से में क्या होता है? मिक्स्ड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या नन ऑफ दीज? मतलब ये मान लो कि आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट मान लेते हैं, ये आपका राइट पार्ट होता है, ये आपका लेफ्ट पार्ट होता है। कह रहा है लेफ्ट पार्ट में कौन सा ब्लड है? बताए दो जल्दी से भैया, बताइए। तब से देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे। ओ माय गॉड, 20 क्वेश्चन बचे।
आज 15 ही कराएंगे, 5 कल कराएंगे, 5 क्वेश्चन कल कराएंगे। चलिए आज 15 क्वेश्चन होंगे। यार यहाँ पे कौन सा ब्लड होता था बेटा? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता था सर। यहाँ पे कौन सा होता था सर? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है सर, शुद्ध रक्त होता है मेरे भाई, है ना। और यहाँ कौन सा होता है? इम्प्योर होता है मेरे भाई। और यहाँ कौन सा होता है? प्योर होता है। दोनों आपस में जुड़ कभी मिलते नहीं, इम्प्योर प्योर हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि एक हार्ट में मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस या सेप्टम के नाम से जानते हैं। यह हमारे हार्ट के लेफ्ट और राइट पार्ट को अलग होने नहीं देती है, मतलब अलग कर देती है, ये कहना है। अलग होने नहीं देती का क्या मतलब? अलग करती है राइट और लेफ्ट को। राइट लेफ्ट अगर मिल जाएगा तो इम्प्योर प्योर ब्लड मिल जाएगा, तुरंत मर जाइएगा। तो फोसा ओवेलिस मेम्ब्रेन या सेप्टम का काम क्या है? राइट और लेफ्ट को मिक्स नहीं होने देती। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? बायोडाइवर्सिटी से, टैक्स स्ट्रक्चर से, ब्रांड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जल्दी से बताइए, टैक्सोनॉमी बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? बताइए। चलिए, टैक्सोनॉमिक तरीके से बेटा एनिमल्स को डिवाइड करना, प्लांट को डिवाइड करना एक तरीके से, है ना। यही मतलब होता है टैक्सोनॉमिक। तो इसका मतलब टैक्सोनॉमी बेसिकली कहाँ से रिलेटेड होगा? बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट की मैक्सिमम एंडेमिक स्पीसीज प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। एंडेमिज्म पाना चाहिए बस, यहाँ पे जो भी प्रेजेंट हो वो कहीं और ना पाया जाए। तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होगा टैक्सोनॉमी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में एनिमल भी आता है, प्लांट भी, इन दोनों का क्लासिफिकेशन करेंगे। और टैक्सोनॉमी मीन्स द क्लासिफिकेशन। क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाए बेटा। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लिंक जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले भैया। इससे क्या होगा कि आपको जब भी क्लासेस चलेंगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहता है और आप क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं भैया, ठीक है। चलिए फिर चला जाए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ, रात में 10 बजे क्लास होती है मेरी, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। 10 बजे मेरी फ्री क्लास होती है रात में। इसके अलावा मेरा जो प्लस क्लास का टाइमिंग है वो 2:30 बजे से चल रहा है। फिलहाल मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। यदि आप सच में अप टू मेंस की तैयारी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की करना चाह रहे हैं तो आप क्लास में जरूर आए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। मिलते हैं रात 10 बजे फ्री क्लास में और 2:30 बजे 2:30 PM से 4 PM प्लस क्लास में। सबका स्वागत रहेगा। नमस्कार, टेक केयर।